स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ रूबी और मैं आपको 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड की फर्स्ट पार्ट के साथ नर युग्मकोद्भिद की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। तो हम बात करेंगे इसकी नर युग्मकों की संरचना के बारे में बात करेंगे। पहले तो इसकी संरचना में क्या बात करेंगे हम पुंकेसर और लघु बीजाणुधानी। पुंकेसर और व लघु बीजाणुधानी अर्थात स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजियम। किसकी? स्टेमेन और माइक्रोस्पोरेंजियम लघु बीजाणुधानी। तो हम पहले बात करते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है वो 3 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। तथा जो स्टेमेन है उसके विकास में 3 जो संरचनाएं हैं वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो पहला आता है पुतंतु। पुतंतु अर्थात फिलामेंट्स। क्या आता है? पुतंतु अर्थात फिलामेंट्स। सेकंड जो होता है स्ट्रक्चर वो होती है योजी। कौन सी होती है? योजी था कनेक्टिव। और तीसरी जो संरचना होती है उसे बोलते हैं परागकोश अर्थात पोलन से। क्या कहते हैं? परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। तो हम इन सब के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पुतंतु अर्थात फिलामेंट्स क्या होते हैं? ये एक लंबा व्रंत होता है। क्या होता है? एक लंबा व्रंत होता है जिस पर परागकोश उपस्थित होता है अर्थात स्थित होता है। योजी क्या करता है? योजी पुतंतु और परागकोश को लिंक करने का कार्य करता है, इनको जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात योजी क्या हो गया? योजी एक बंध्य उत्तक कहलाता है। फिर आगे बात करते हैं परागकोश की। परागकोश जो होता है वो द्विपालित होता है। परागकोश क्या होता है? परागकोश एक द्विपालित संरचना होती है। क्या होती है? एक द्विपालित संरचना होती है। और ये प्रत्येक द्विपालित संरचना जो है वह 2 प्रकोष्ठों में विभाजित हो जाती है। किसमें विभाजित हो जाती है? 2 प्रकोष्ठ में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार जो निर्मित संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी या परागपुट। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी, परागपुट या माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। तो ये लघु बीजाणुधानी जो होती है जो द्विपाली जो परागकोश होता है उसमें 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। लेकिन इसका अपवाद है मालवेशी कुल के पादप। इसका अपवाद क्या है? मालवेशी कुल के जो पादप होते हैं वो अपवाद है कि 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। जो परागकोश जो मालवेशी कुल का पादप होता है उसका जो परागकोश होता है वह एक पालित परागकोश होता है जिसमें केवल 2 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। और ये लघु बीजाणुधानी जो है वह आगे जाकर के परागकण, किसमें? परागकण या लघु बीजाणु, इसमें लघु बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? परागकण या लघु बीजाणु में परिवर्तित हो जाती है। फिर हम इसके बाद बात करेंगे परागकोश की प्रारंभिक अवस्था के बारे में और प्रारंभिक अवस्था के बाद बात करेंगे परागकोश की परिवर्धन के फलस्वरूप बनी हुई संरचना के बारे में। तो इसकी प्रारंभिक अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जो परागकोश होता है वह बाह्य त्वचा अर्थात एपिडर्मिस द्वारा क्या होता है? आवृत होता है। किससे? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस द्वारा आवृत होता है। और इस समय में प्रारंभिक अवस्था में जो परागकोश होता है वह कोशिकाओं का समरूपी समूह होता है। तो एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जो परागकोश होता है। परागकोश की जो अंतःस्तवक कोशिका होती है, क्या? अंतःस्तवक कोशिका। वे कोशिका जो होती है परागकोश की अन्य कोशिकाओं से मोटी और सघन जीव द्रव्य वाली होती है। जो अंतःस्तवक कोशिका होती है वह अन्य कोशिकाओं से मोटी और सघन जीव द्रव्य वाली होती है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका। क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिका। और जो प्रपशु कोशिका होती है वह निम्न 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। कौन कौन सी कोशिकाओं का निर्माण करती है? पहला करती है प्राथमिक भित्ति कोशिका। किसका? प्राथमिक भित्ति कोशिका। फिर दूसरा निर्माण करती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। किसका? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। फिर हम बात करते हैं प्राथमिक भित्ति कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका से परागकोश भित्ति निर्मित होती है। क्या निर्मित होती है? परागकोश भित्ति। जो प्राथमिक भित्ति कोशिका होती है वह परागकोश भित्ति का निर्माण करने में क्या होती है? सहायता प्रदान करती है। और जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है वह क्या करती है? बीजाणु, वह बहुत सारे बीजाणुजन उत्पन्न करती है जो आगे जाकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को निर्मित करते हैं। किसको निर्मित करते हैं? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका को उत्पन्न करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? कि परिवर्धन के फलस्वरूप जो होता है, परिवर्धन के फलस्वरूप परागकोश होता है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला 2 प्रकार की संरचना बनाता है।
पहला बनाता है परागकोश भित्ति। क्या बनाता है? परागकोश भित्ति। और सेकेंड जो संरचना निर्मित होती है उसे बोलते हैं बीजाणुजन कोशिका। क्या बोलते हैं? बीजाणुजन कोशिका। क्या कहते हैं? बीजाणुजन कोशिका। तो अब हम इनके बारे में बात करेंगे। पहले किसके बारे में बात करेंगे? परागकोश भित्ति के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इसे नोट कर लो। तो हम आगे बात करेंगे किसकी? परागकोश भित्ति के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और इसके बारे में अपने फ्रेंडों को भी बताएं कि ना, मतलब यहाँ पे इसकी 12th स्टैंडर्ड की क्लासेस ली जा रही है। तो हम किसके बारे में बात करेंगे? परागकोश भित्ति। परागकोश भित्ति के बारे में बात करेंगे। तो परागकोश भित्ति जो होती है वह 4 स्तरों में पाई जाती है। किसमें? 4 स्तरों में पाई जाती है, जो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कितने? 4 स्तरों में पाई जाती है। और हम 4 स्तरों के बारे में क्या करेंगे? यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला स्तर आता है बाह्य त्वचा। क्या? बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस। सेकेंड हम बात करेंगे अंतःस्थिशियम। किसकी? अंतःस्थिशियम या एंडोथीशियम। फिर उसके बाद हम बात करेंगे मध्य परत अर्थात मिडिल लेयर की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे टेपिटम परत। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेपिटम अर्थात पोषूतक के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं बाह्य त्वचा की। ये क्या होता है? सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिकाओं का एकल समूह होती है, अर्थात ये सबसे बाहरी एकल कोशिका का समूह होती है। और बाह्य त्वचा जो क्या होती है? वो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। फिर इसको अंतःस्थिशियम की। अंतःस्थिशियम जो क्या होता है? अर्थात एंडोथीशियम जो होता है वह जो होता है वह परागकोश का जो सेकेंड लेयर पाई जाती है वह किसकी होती है? अंतःस्थिशियम की होती है। जो अंतःस्थिशियम होता है इसकी जो कोशिका होती है वो क्या होती है? सघन। क्या होती है? सघन। और क्या होती है? दीर्घ त्रिज्यक। क्या होती है? सघन और दीर्घ त्रिज्यक। क्या होती है? सघन और दीर्घ त्रिज्यक होती है। और जो अंतःस्थिशियम होती है उसकी कोशिकाओं में, अंतःस्थिशियम की कोशिकाओं में अल्फा सेल्यूलोज के जमा हो जाने से एक रेशेदार पट्टियों का निर्माण हो जाता है जो यू आकार की होती है। किस आकार की होती है वो? यू आकार की होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो अंतःस्थिशियम होता है। क्या? अंतःस्थिशियम जो होता है वह आर्द्रता ग्राही होता है, जो शुष्क स्थिति में इसमें जब खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है तो ये क्या करता है? परागकोश को प्रस्फुटित कर देता है, परागकोश को मुक्त कर देता है। फिर हम बात करते हैं मध्य परत की। जो मध्य परत होती है इसकी जो भित्ति होती है वह पतली होती है, अर्थात पतली भित्ति युक्त और अल्पकालिक होता है। अर्थात ये है ना, थोड़े समय के लिए ही मध्य परत का निर्माण होता है, बाद में ये परत होती है नष्ट हो जाती है। और अंतःस्थिशियम के अंदर की तरफ एक या 3 परतें होती है। 1 से 3 जो परतें होती है वो क्या होती है? मध्य परत होती है। फिर हम बात करते हैं टेपिटम। टेपिटम जो क्या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है? टेपिटम जो होता है वो बीजाणुजन जो उत्तक होते हैं उनके चारों ओर जिसकी परत पाई जाती है वो टेपिटम होती है। अर्थात बीजाणुजन उत्तक जो होता है उसको घेरने वाली संरचना को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। और जो लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था होती है उस समय तक टेपिटम का पूर्ण विकास हो जाता है। कब तक हो जाता है? लघु बीजाणु की चतुष्क अवस्था तक इसका पूर्ण निर्माण हो जाता है। और टेपिटम जो होता है वो परिपक्व अवस्था में बहुगुणित और बहुकेंद्रित हो जाता है। क्या होता है? बहुगुणित और बहुकेंद्रित हो जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? टेपिटम में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टेपिटम में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और टेपिटम के 2 पार्ट होते हैं, मतलब टेपिटम 2 प्रकार के टेपिटम पाए जाते हैं। पहला अमीबीय और दूसरा होता है स्त्राविया ग्रंथिल टेपिटम। क्या? स्त्राविया ग्रंथिल। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? तो टेपिटम होता है, टेपिटम के बारे में बहुत सारे जानेंगे। टेपिटम जो होता है, टेपिटम के अंतर्गत क्या होता है? वसीय प्रकार की गोलाकार संरचना पाई जाती है। कैसी? वसा के प्रकार की गोलाकार संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस काय। क्या बोलते हैं? प्रोयूबिस काय। जिसका ये प्रोयूबिस काय का जो होता है उसमें अगर स्पोरोपोलिनिन जम जाता है, अर्थात प्रोयूबिस काय में स्पोरोपोलिनिन के जमने से किसका निर्माण होता है? यूबिस काय का। किसका? यूबिस काय का निर्माण होता है। और ये जो यूबिस काय होती है वह परागकणों का जो बाह्य जोड़ होता है उसके निर्माण में सहयोग प्रदान करती है। किसमें? उसके निर्माण में, बाह्य जोड़ के निर्माण में क्या करती है? सहयोग प्रदान
करती है। फिर अब ये हो गया हमारा टेपिटम। तो अब इसके बाद मतलब परागकोश भित्ति क्या होगी हमारे यहाँ पे, क्या होगी, कंप्लीट हो गई। तो हम इसके बाद किसकी बात करेंगे, फिर हम इसके बाद बात करेंगे बीजाणुजन कोशिका की। किसके बारे में, बीजाणुजन कोशिका के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को क्या करो, इसको नोट कर लो। तो हमने किसकी बात कर ली, हमने किसकी बात की, परागकोश भित्ति की हमने बात कर ली है। तो अब मुझे लगता है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं सब रफ कर देती हूँ। फिर हम इसके बाद किसकी बात करेंगे, बीजाणुजन कोशिकाओं की। बीजाणुजन कोशिका जो होती है वो क्या होता है, उसका सेकेंड पार्ट होता है। तो हमें उसका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, इसलिए हमें उस टॉपिक को भी क्लियर करना जरूरी होता है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, बीजाणुजन कोशिका की। बीजाणुजन कोशिकाएं या कोशिका। बीजाणुजन कोशिका जो होती है वह किससे निर्मित होती है, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका द्वारा निर्मित हो गई। और प्राथमिक इससे क्या निर्मित होती है, इनसे निर्मित हो जाती है मात्र लघु बीजाणु मात्र कोशिका निर्मित हो जाती है। क्या, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वे क्या होती है, द्विगुणित होती है। क्या होती है, द्विगुणित होती है। जब इस कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका, 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है, जो कि क्या होते हैं, जो अगुणित होते हैं। क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और इस समय जो लघु बीजाणु होता है, अर्थात इस समय जो निर्मित जनन, इस समय जो लघु बीजाणु निर्मित होता है वो चतुष्क के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, चतुष्क के रूप में पाया जाता है। तो हम चतुष्क के बारे में पढ़ेंगे। तो चतुष्क में इसमें 5 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। तो पहली संरचना है इसकी चतुष्फलकीय। क्या है, पहली संरचना है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय के अंतर्गत क्या होता है, जो लघु बीजाणु होता है इसकी जो 3 अर्थात एक तरफ से देखने पर सिर्फ केवल 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, तथा जो चौथा लघु बीजाणु होता है वह इन तीनों के पीछे की ओर ढका हुआ होता है। इसमें चतुष्फलकीय में टेट्राहाइड्रल में जो 3 ही लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और जो चौथा होता है वह इनके पीछे स्थित होता है। फिर अब दूसरी बात करते हैं समद्विपार्श्विक। किसकी, समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक में जो 4 लघु बीजाणु होते हैं वे एक ही तल में स्थित होते हैं, अर्थात हम 4 लघु बीजाणुओं को देख सकते हैं। फिर तीसरी स्थिति आती है कौन सी, क्रोशित की। कौन सी स्थिति आती है, क्रोशित की। इसके अंतर्गत तो लघु बीजाणु होते हैं वो युग्म के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। कैसे, युग्म के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला जो युग्म होता है उसके दोनों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं, और जो नीचे वाला युग्म होता है उसका केवल एक लघु बीजाणु ही दिखाई देता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, चौथे प्रकार की। चौथा होता है टी शेप, अर्थात टी आकार का। टी आकार में क्या होता है, जो ऊपर के जो लघु बीजाणु होते हैं, वो परस्पर अनुप्रस्थ व्यवस्थित हो जाते हैं, और नीचे के लघु बीजाणु क्या होते हैं, वह परस्पर लंबवत रूप से व्यवस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से किसका रूप धारण कर लेते हैं, टी आकार धारण कर लेते हैं। फिर हम इसका बात करते हैं इसकी 5वें प्रकार की। किसकी, 5वें की। जो 5वां प्रकार होता है, 5वें प्रकार के अंतर्गत क्या करते हैं, 5वें प्रकार के अंतर्गत ये रेखिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रेखिक, लाइनियर। जो ये सभी लघु बीजाणु होते हैं एक रेखा के रूप में व्यवस्थित, रेखिक रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। जैसे ये 2 3 1 2 3 और ये 4, ये चारों जो एक रेखा के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। हम इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे चतुष्फलकी का एग्जाम्पल क्या हो गया, द्विबीजपत्री। जो द्विबीजपत्री होता है उसमें चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। फिर सेकंड हो गया, इसमें किसमें पाई जाती है, ये एक बीजपत्री में पाई जाती है। इसमें एक बीजपत्री, अर्थात जो समद्विपार्श्विक है वो एक द्विपत्री पार्श्व में पाई जाती है। फिर तीसरा क्या हो गया, क्रोशित। क्रोशित जो होता है वो मैग्नोलिया, किसमें, मैग्नोलिया पादप में पाई जाती है, मैग्नोलिया। और फिर ये चौथा जो है वो एरिस्टोलोकिया में, और रेखिक जो है वो पाई जाती है हमारी हेलोफिला। किसमें, हेलोफिला में पाई जाती है। तो ये हो गया हमारा क्या, चतुष्क संरचना होगी। फिर उसके बाद हम करेंगे जो लघु बीजाणु होती है, तो जो लघु बीजाणु होती है उसमें क्या पाई जाती है, उसमें कोशिका पाई जाती है। कौन सी, जो किससे निर्मित होती है, केलोज से। तब केलोज से निर्मित एक भित्ति पाई जाती है। किसमें, लघु बीजाणु में केलोज से निर्मित एक भित्ति पाई जाती है। इस केलोज का जो है केलेस एंजाइम द्वारा क्या हो जाता है, अपघटन। क्या, केलेस एंजाइम द्वारा हो जाता है अपघटन, जिससे जो लघु बीजाणु होती है वह चतुष्क संरचना से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। चतुष्क संरचना से
मुक्त हो जाती है। फिर इस प्रकार जो निर्मित संरचना होती है उसे हम बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं? परागकण। जब दो या दो से अधिक परागकण संयुक्त होकर एक संरचना निर्मित कर लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं परागपिंड या पोलिनियम। क्या? परागपिंड या पोलिनियम। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? ओक। और ये ओक बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे ये हो गया हमारा ओक, ये हो गया हमारे ओक की संरचना। तो ओक में जो यहाँ पे जो ये परागकण पाए जाते हैं उनमें जो परागकण होते हैं, दो परागकण ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं, तो आपस में एक संरचना द्वारा बंध जाते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? परागपिंड या पोलिनियम। तो इसके बाद हमने बीजाणुजन कोशिका और लघु बीजाणुजनन सारी प्रक्रिया पढ़ ली। फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे परागकोश प्रस्फुटन। इससे पहले आप इसे नोट कर ले। तो तुम आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम उसके बाद किसकी बात करेंगे? परागकोश प्रस्फुटन की बात करेंगे। जो ये क्या होता है, इसका जो ये नरयुग्मकोद्भिद होता है, जो मेल गेमेटोफाइट होता है, उसके अंतर्गत पराग प्रस्फुटन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके पश्चात ही जो है वो नरयुग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो हम बात करें किसकी? परागकोश प्रस्फुटन की। परागकोश प्रस्फुटन। परागकोश प्रस्फुटन का मतलब क्या होता है? तो परिपक्व जो परागकोश होता है उसके फटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम परागकोश प्रस्फुटन कहते हैं। जो परागकोश प्रस्फुटन होता है उस समय जो अंतःस्थिशियम होती है, उसकी जो ओष्ठ कोशिकाएं होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि जो ओष्ठ कोशिकाएं होती है, ओष्ठ कोशिकाएं जो होती है वह इसको प्रेरित करती है। पता परागकोश प्रस्फुटन के लिए परागकोश को प्रेरित करती है। जो परागकोश प्रस्फुटन है वह निम्न प्रकार से होता है। पहला अनुप्रस्थ परागकोश प्रस्फुटन। क्या? अनुप्रस्थ। फिर सेकंड आता है लंबवत। क्या आता है? लंबवत। फिर थर्ड आता है छिद्रमय। कौन सा? छिद्रमय। और फिर चौथा आता है कपाटीय। कपाटीय। तो हम पहली बात करते हैं अनुप्रस्थ की। अगर परागकोश का जो प्रस्फुटन है वह परागकोश का जो अक्ष होता है उसके अनुप्रस्थ होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हम अनुप्रस्थ परागकोश प्रस्फुटन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तुलसी। एग्जाम्पल क्या है इसका? तुलसी। फिर इसकी बात करते हैं लंबवत। अगर परागकोश का प्रस्फुटन जो है वह परागकोश अक्ष के लंबवत हो तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत परागकोश प्रस्फुटन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कपास, धतूरा, ईटीसी इत्यादि। फिर इसके बाद कहते हैं छिद्रमय। जब परागकोश के ऊपर दो या दो से अधिक छिद्र निर्मित हो जाते हैं तो उसके द्वारा भी परागकोश जो है प्रस्फुटित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया मकोई। क्या हो गया इसका एग्जाम्पल? मकोई। कपाटली। दो या दो से अधिक, मतलब परागकोश के ऊपर दो या दो से अधिक कपाट निर्मित हो जाने से भी जो है परागकोश जो है वो मुक्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा बारबेरी। क्या हो गया? बारबेरी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं नर युग्मकोद्भिद की। किसकी बात करते हैं हम? नर युग्मकोद्भिद की, अर्थात मेल गेमेटोफाइट की। तो जो नर युग्मकोद्भिद होता है, इसका मतलब एक परिपक्व जो परागकण होता है वह क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद। अर्थात परिपक्व परागकण को हम एक नर युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसकी जो प्राथमिक कोशिका क्या होती है? लघु बीजाणु। क्या होती है? लघु बीजाणु होती है। इस लघु बीजाणु में युग्मक जनन के फलस्वरूप क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। किसके फलस्वरूप? इसके युग्मक जनन के फलस्वरूप। युग्मक जनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण हो जाता है। इस समय क्या होता है? इस समय जो परागकण होता है, परागकण लघु बीजाणु जो होती है उसका जो केंद्रक होता है वह दो भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ जाता है? दो भागों में। पहला जनन कोशिका और सेकंड हो जाएगा हमारा कायिक कोशिका। तो जनन कोशिका होती है उसमें समसूत्री विभाजन। जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होने से दो नर युग्मकों का क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? दो नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है। तो हमने ये पढ़ लिया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? परागकण की संरचना। परागकोश प्रस्फुटन के बाद परागकण मुक्त हो चुका है तो हम किसकी बात करेंगे? परागकणों की संरचना के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आप आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसे क्या करती हूँ? रफ करके ब्रेक को साफ कर देती हूँ ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वह आपको आसानी से समझ में आ सके और स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तो हम किसकी बात करेंगे? परागकण की संरचना। परागकण की
संरचना का स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स की संरचना। परागकण, परागकण क्या होता है? परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। परागकण क्या होती है? अगुणित कोशिका होती है। जो परागकण का केंद्रक होता है वह है ना दो भित्तियों से आवृत होता है। किसे? दो भित्तियों से आवृत होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पहली भित्ति को हम क्या होते हैं? बाह्य चोल। क्या बोलते हैं? बाह्य चोल या एक्साइन। सेकंड को क्या बोलते हैं हम? अंतःचोल का अंतःचोल। जो बाह्य चोल होती है, किसी बात करते हैं पहले बाह्य चोल की। बाह्य चोल जो होती है वो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है। जो स्पोरोपोलिन होता है उसका जैविक और जो भौतिक अपघटन होता है वह बहुत ही कठिनाइयों से होता है। इसके कारण जो है ये बाह्य चोल जो है वह परागकण को प्रतिरोधी बनाती है, अर्थात ये परागकण की बाह्य कारकों से क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है। बाह्य चोल के अंतर्गत बाह्य चोल के अंदर छोटे छोटे छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम? जनन छिद्र। अर्थात बाह्य चोल में स्थित छोटे छोटे छिद्रों को जनन छिद्र कहा जाता है। इनकी जो संख्या होती है वो 1 या 3 हो सकती है। कितने होते हैं? 1 से 3 तक पाए जा सकते हैं। जो जनन छिद्र होते हैं उनके माध्यम से परागकण जो होते हैं उनका अंकुरण होता है। परागकणों के अंकुरित कहां से? परागकण अंकुरित कहां से होते हैं? जनन छिद्रों से परागकण क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी? अंतःचोल की। किसकी? अंतःचोल। अंतःचोल जो है वो सेलुलोज और पेप्टिन की बनी होती है। किसकी? सेलुलोज और पेप्टिन की बनी होती है। ये पतली और झिल्लीदार होती है। क्या होती है? ये पतली और झिल्लीदार होती है। फिर हमने किसी बात करी? बाह्य चोल और अंतःचोल की बात करी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो कीट परागित पादप होते हैं, अर्थात वह पादप जिनके अंतर्गत जो नर युग्मक होता है उसका मादा की वृत्तिकाग्र तक कीट द्वारा परागण होता है, तो कीट द्वारा मादा की वृत्तिकाग्र तक पहुंचती है, उसे क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। अर्थात जिन पादपों में कीट परागित पादप होते हैं वह क्या होते हैं? उसके अंतर्गत जो परागकण होते हैं वह तेलीय परागकण पे क्या है? तेलीय परत पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोलन कीट। क्या कहते हैं? पोलन कीट कहते हैं। अर्थात तेलीय स्तर होती है उसे क्या कहते हैं? पोलन कीट। पोलन कीट के कारण ही जो है परागकण में जो होती है एक विशिष्ट गंध पाई जाती है और जिसकी सतह होती है वो कहती है चिपचिपी होती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो किसान होता है, अगर किसान अपने घर जाता है और उसे अपने खेत से घर पे जाता है, उसे छींक अर्थात उसमें एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, तो किसके कारण उत्पन्न होती है? ठीक है, जो परागकण होते हैं वह भी एलर्जी उत्पन्न करने के कारण बन सकते हैं, क्योंकि जो परागकण होते हैं जो नर युग्मकोद्भिद और जो बाह्य चोल होती है, बाह्य चोल जो होती है नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं जो ये प्रोटीन स्रावित करते हैं वह क्या होते हैं? वह बाह्य चोल द्वारा जो है स्रावित अर्थात इकट्ठा कर लिए जाते हैं। जब ये बाहर जो है जो एंजाइम जो प्रोटीन होता है वो एकत्रित होता है, वह जब बाहर वातावरण के संपर्क में आता है तो किसानों अथवा मनुष्य में क्या उत्पन्न कर देते हैं? एलर्जी उत्पन्न कर देते हैं। क्या उत्पन्न कर देते हैं? एलर्जी कर देते हैं। इस प्रकार जो है जो परागकण होता है वो क्या एलर्जी उत्पन्न करने का कारक भी बन सकता है। तो हमें एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? किसान होता है अगर वो घर जाए अपने खेत से घर लौटता है तो उसको जो छींक वगैरह में जो छींक होता है एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, वे किसके कारण उत्पन्न हो सकती है? या किसके कारण संभावना है कि वो खेत से घर पे जाकर एलर्जी उत्पन्न हो जाए? तो इसका उत्तर क्या होगा? परागकण। क्या होगा? परागकण से क्या हो सकता है? एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो आप इसको नोट कर ले, फिर इसके बाद हम इसकी सेकंड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आपने इसे नोट कर लिया, तो मैं इसे क्या कर देती हूँ? रफ कर देती हूँ। अब हमने क्या किया? नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? नर युग्मकोद्भिद का विकास अर्थात डेवलपमेंट ऑफ मेल कैवर्टिफाइज के विकास के बारे में बात करेंगे। जो इसका परिवर्तन था, जो नर युग्मकोद्भिद होता है उसका परिवर्तन जो है वो 2 प्रकार की अवस्थाओं में हो सकता है। पहला हो सकता है परागण से पूर्व, पहला का होता है परागण से पहले और दूसरा होता है परागण के बाद। क्या? परागण के बाद। परागण से पहले और परागण के बाद। तो परागण के पहले क्या होता है? परागण के पहले जो परागकण होता है उसका जो केंद्र है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है। पहला बनाता है फिर वो जनन केंद्रक और दूसरा बनाता है वो कायिक केंद्रक। क्या बनाता है? जनन केंद्रक और कायिक केंद्रक। जनन केंद्रक जिस कोशिका में उपस्थित होती है सिंपल सी बातों से कहेंगे जनन कोशिका, और जो कायिक केंद्रक जिस कोशिका में स्थित होती है उसे क्या कहेंगे? कायिक कोशिका कह देंगे। तो फिर हम बात करते हैं पहले किसी कायिक कोशिका के बारे में। जो कायिक कोशिका होती है क्या होती है? कायिक कोशिका होती है जनन कोशिका से बड़ी होती है। क्या होती है? जनन कोशिका से होती है ये बड़ी होती है। हो गई। इसमें जो प्रोटीन और आरएनए है, कायिक कोशिका के अंतर्गत प्रोटीन और आरएनए जो पर्याप्त मात्रा में
पाए जाते हैं। और जब परागण की प्रक्रिया होती है, जब अंकुरण होता है, तो जो कायिक कोशिका होती है वो क्या करती है, पराग नलिका जो होती है उसके विकास में सहायता प्रदान करती है। पराग नलिका को निर्मित करने का कार्य कायिक कोशिका द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी, जनन कोशिका की। किसकी, जनन कोशिका की। तो जनन कोशिका होता है वह प्रारंभ में तो जो होता है परागकण अर्थात नर युग्मकोद्भिद से की भित्ति से चिपका हुआ रहता है, लेकिन खुद की भित्ति का निर्माण होने के पश्चात जो ये परागकण से अलग हो जाता है और इसकी आकृति भी कैसे हो जाती है, इसकी आकृति भी होती है गोलाकार। अब हम बात करते हैं इसकी गोलाकार हो गई। इसके अंदर देखो सभी कोशिकाएं तो पाए जाते हैं, लेकिन जो आरएनए की मात्रा था जनन कोशिका में, आरएनए जो है वह कायिक कोशिका से कम मात्रा में उपस्थित होता है, क्योंकि कायिक कोशिका में होता है कोशिका द्रव्य जो है वह अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन दोनों में एक समानता ही पाई जाती है, जनन कोशिका और कायिक कोशिका की समानता है। तो क्या उसका समानता है, इसमें डीएनए होता है, तो डीएनए की जो मात्रा होती है वो दोनों में क्या होती है, दोनों में समान मात्रा में पाई जाती है। तो हम बात करेंगे इसकी परागण की बात की। इस प्रकार में कायिक कोशिका और जनन कोशिका का निर्माण हो गया। तो हम बात करेंगे परागण के निर्माण की। हम इससे पहले चित्र से समझ लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया हमारा, हम बना रहे इसको परागण, हम बना रहे परागकण। तो इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, हो गई। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा केंद्र। क्या होता है ये हमारा, ये हमारा होता है केंद्रक। ये हो गया हमारी बाह्य चोल और ये हो गया हमारा अंतःचोल। क्या हो गया, अंतःचोल। तो फिर जो केंद्रक होता है, केंद्रक में क्या होगा, केंद्रक में क्या होगा, केंद्रक का क्या होगा, विभाजन होगा। तो केंद्रक में विभाजन की फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हमारा क्या केंद्रक और ये जो निर्माण से होता है क्या बोलते हैं हम, जनन कोशिका। क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। और इसमें जो ये होते हैं क्या बोलते हैं हम, कायिक कोशिका। अब क्या होगा इनका परागण, जब ये परागकण जो है मादा पुष्प के वृत्तिकाग्र तक पहुंच गया तो फिर इसका अंकुरण होगा। जब इसका अंकुरण होगा, जो कायिक कोशिका होगी वो क्या निर्मित करेगी, वो पराग नलिका निर्मित करेगी। क्या निर्मित करेगी, पराग नलिका निर्मित करेगी। से ये क्या पराग नलिका निर्मित हो गई ना। तो ये हमारा केंद्रक हो गया। तो कायिक कोशिका ने कायिक कोशिका ने जो पराग नली निर्मित कर दी। फिर जो है जनन कोशिका। फिर जनन कोशिका क्या होता है, जनन कोशिका में होता है हमारा अर्धसमसूत्री विभाजन, जिसके फलस्वरूप जो है दो नर युग्मकों का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका, दो नर युग्मकों का निर्माण होता है, जो पराग नलिका के माध्यम से कहां तक पहुंच जाती है, जो पराग नलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंच जाती है। इस प्रकार हमने क्या पढ़ लिया, इसके विकास के बारे में पूरी जानकारी ले ली। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट, किसके बारे में, मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।